साल 1991 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी अरिजीत बनर्जी ने आज आधिकारिक तौर पर प्रदेश के नए पीसीसीएफ हॉप का पदभार संभाल लिया है। बनर्जी को सूचना प्रौद्योगिकी का पक्षधर माना जाता है और उनके पास करीब 33 सालों का व्यापक अनुभव है। माना जा रहा है कि बनर्जी के आने से जंगलात महकमे में फील्ड विजिट बढ़ेगी, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा और राजस्थान को ग्रीन कवर देने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने अरिजीत बनर्जी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। वन विभाग में आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है क्योंकि द मैन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अरिजीत बनर्जी साहब ने पीसीसीएफ हॉफ के बतौर पदभार ग्रहण कर लिया। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत अभिनंदन। और किस तरह से अब आगे बढ़ेंगी चीज़ें, कौन से नवाचार देखने को मिलेंगे और अरिजीत बनर्जी का जो स्टाइल है वो कब तक पूरा डिपार्टमेंट है उसको अपना लेगा। उसको ऐसा है कि विभाग का प्रायोरिटीज़ क्या होगा, विभाग का प्रायोरिटीज़ वही होगा जो केंद्र एवं राज्य सरकार का प्रायोरिटीज़ होगा। किसी भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कि हर वक्त सरकार ये कहती है कि पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से क्या होता है, वातावरण ठीक रहता है। पेड़ लगाने से जो पेड़ लगाता है अपनी ज़मीन पे लगाता है, जिनके पास ज़मीन है उनको कुछ रोज़गार का एक साधन बना रहता है। घर में कोई शादी हो, कुछ हो, देयर इज़ सम स्टॉक टू फॉल बैक, इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट। एक तो ये है। अभी केंद्रीय सरकार के स्तर पे ये एक सोच उभर के आ रहा है कि भारत हैज़ टू मूव टुवर्ड्स अ मोर कार्बन सेंट्रिक इकोनॉमी। हमारा कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं कि 2030 तक हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम करेंगे। वो कम कहाँ से होगा? कुछ तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, बेटर पोल्यूशन कंट्रोल, कुछ वहाँ से होगा। कुछ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस होगा। लेकिन सबसे आसान तरीका रहेगा पौधा। और पौधारोपण का कोई एंड नहीं होता है, जितना भी आप लगाएं वो कम रहता है। तो हाँ, हम इस साल अब देखेंगे कि पिछले साल हम करीबन 7 करोड़ वाज आवर टारगेट, बट हम पूरा पहुंच नहीं पाए थे। हम करीबन 70,000 हेक्टेयर में प्लांटेशंस किए थे। इस बार हम उसके ऊपर ही जाएंगे। हम तो प्लांटेशंस तो करेंगे ही, प्लस ग्रासलैंड्स प्लस ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट। हमारा टारगेट रहेगा कि वो 70,000 का जो फिगर था उससे ऊपर ही जाए। तो ये रहेगा। प्लांटेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रदेश का भविष्य के लिए, खुशहाली के लिए। हरियाली एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। पॉवर्टी एलिवेशन देखिए, जब क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट्स होता है, सबसे पहले वो इम्पैक्ट करता है सबसे गरीब जो है, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जो महिला है, जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं या बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट करता है। जो हीट वेव, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ये रहते हैं। तो अगर हरियाली ज़्यादा रहता है, अगर पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध रहता है, तो मेरा तो ये सोच है कि ये उनका हित में है। अच्छा वातावरण राज्य या केंद्र सरकार का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए होता है, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ में होता है, ये कम हो जाता है एक्चुअली। सो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन बहुत बड़ा है। राज्य सरकार का यही मैंडेट अभी तक रहा है, केंद्र सरकार का यही मैंडेट है। और हम इस विभाग पूरा कोशिश करेगा कि राज्य का जनता, राज्य के पॉलिटिकल लीडरशिप, देश की लीडरशिप जो एक विशन इस देश के लिए सोच रखे हैं, इस प्रदेश के लिए सोच रखे हैं, हम वहाँ तक पहुँचे। और उसमें पौधारोपण और कंजर्वेशन दोनों का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। एक सवाल ये था क्योंकि जायका का 1774 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1693 करोड़ का प्रोजेक्ट एएफडी का है फ्रांस की, और वो आप ही के नेतृत्व में हुआ क्योंकि आपके पीसीसीएफ प्रशासन रहते हुए। प्रदेश को ग्रीन कवर देने में खासकर, क्योंकि एक में 19 जिले कवर हो रहे हैं, एक में 13 जिले, तो क्या लगता है कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो 8 और 10 साल के प्रोजेक्ट हैं, इसके बाद का जो एक सिनेरियो होगा वो किस तरह से होगा और उसमें वन विभाग कितना, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो कितना ज़्यादा रहेगा? वो दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और ये दोनों प्रोजेक्ट राजस्थान को इसलिए मिला है
क्योंकि एक राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है। हर एक स्टेट को प्रोजेक्ट मिलता नहीं है। प्रोजेक्ट लेके जब कोई फंडिंग एजेंसी भारत सरकार के पास, डीए के पास जाता है, डीए उसी स्टेट को इजाज़त देता है कि लोन लेने की जिसका क्षमता है। तो ये तो प्रदेश का एक सर्टिफिकेट बनता है कि प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन ठीक रहा है। दूसरी चीज़ है कि दोनों प्रोजेक्ट में खूब एम्फोसिस है ऑन अ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेजरमेंट्स। एक तो है जंगल के अंदर कितना कार्बन सिक्वेस्टर्ड हो रहा है, दूसरा है जंगल के बाहर किसान का खेत में लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड और कैनाल के साथ, और इंस्टीट्यूशनल लैंड, किसी बड़ा इंस्टीट्यूशन, वो कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकती है, कि कोई सा भी सरकारी भवन उसके आसपास, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इनका प्रेमिसेस में जो ग्रीनरी है। तो इसका नाप जो रखना, और इसका आप देखे होंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भारत सरकार ने मंत्रालय ने अभी भी नोटिफाई किया है। और जैसे मेरा सोच है कि हमारा भारत का खुद का कार्बन क्रेडिट्स, जैसे कि वेरा और दूसरा इंटरनेशनल है, आवर गवर्नमेंट विल ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स इट्स ओन स्ट्रक्चर, मिनिस्टर ऑफ पावर और भारत सरकार के स्तर पे ये होगी। बट टू मेक इट सक्सेसफुल एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट। हर स्टेट का हर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट सबको साथ आना पड़ेगा, तब जाके होता है। सबका देश तो सबका एक ही है ना। सो दोनों प्रोजेक्ट में तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है। सेकेंड एम्फोसिस जो बहुत अच्छी चीज़ है इज़ ऑन डिजिटल इनिशिएटिव्स, कि हाउ मच ऑफ आवर प्रोसेसेस कैन बी एब्सोल्युटली अकाउंटेबल, ट्रांजैक्शन बेस्ड एंड ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी पे रहे, कि उसके किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं उठे कि नहीं साहब ये डेटा सटीक नहीं है। दिस सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ गवर्नमेंट सेटअप, ताकि हम किसी को कुछ रिपोर्ट करें, वी कैन डिफेंड आवर डेटा, दिस डेटा बिलोंग्स टू इंडिया एंड वी वुड वांट टू से दैट आवर डेटा इज़ द बेस्ट। सो वो डिजिटल प्रोसेसेस, जायका प्रोजेक्ट में एक इनिशिएटिव जो जायका डीएक्स लैब के देखभाल में अभी शुरू हुआ है, जस्ट शुरू हुआ है, कि क्या राजस्थान में एक फॉरेस्ट स्टैक बन सकता है। फॉरेस्ट स्टैक ये है कि वेरियस लेवल्स ऑफ डेटा जो आज की तारीख में हमारे पास FMDSS वगैरह में डेटा है, वो जो डेटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, ग्राउंड वाटर, जो डेटा दूसरे विभागों के पास है, DOIT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो, और जो डेटा पब्लिकली भारत सरकार उपलब्ध करवा रखा है, सॉइल हेल्थ कार्ड का डेटा, ग्राउंड वाटर का डेटा, ये सारे डेटा, सोशियो इकोनॉमिक डेटा एक जगह आए, एक डेटा एक्सचेंज के माध्यम से DCF, CCF उनका स्क्रीन पे आए और उनका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में ये काम करे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहल है। हम पहले एक डिवीज़न के लिए कोशिश करेंगे, और जो एक डिवीज़न का रोल आउट, अगर मैं तो क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि रोल आउट बहुत ही सक्सेसफुल होगा, देन विल थिंक ऑफ रोलिंग आउट टू ऑल द एंटायर स्टेट, और हमारा डेटा विल ऑल्सो बी अवेलेबल फ्रीली टू ऑल अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एक बड़ी चुनौती है बनर्जी साहब, क्योंकि वन भूमि पर अतिक्रमण की हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती है, उसके अंदर अवैध खनन की बात करते हैं, अवैध कटान की बात करते हैं, और खासकर मॉन्यूमेंट और टेम्पल्स बहुत हैं आपके फॉरेस्ट के अंदर। किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए 20% तक हमको ग्रीन कवर ले जाना है, हमारे को जो वन क्षेत्र है उसको 20% तक करने की बात है कुल भूभाग का, और इन सब चुनौतियों से कैसे निपटना है, उसको लेकर के भी किस तरह का कोई आप नवाचार करेंगे या कोई योजना आपके पास तैयार है? वनों की सुरक्षा अगर बहुत बढ़िया तरीके से अगर हो जाए, काफ़ी हद तक वन आच्छादन उससे बढ़ जाता है। एक तो ये है। दूसरा, हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रदेश का 9.5% के आसपास ज़मीन को एडमिनिस्टर करती है। उस 9.5% ज़मीन में कुछ तो रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ बड़ा पेड़ नहीं आ सकता है, मगर ये सोचने की बात है कि जो एनुअल ग्रासलैंड्स हैं पश्चिमी राजस्थान में, वो भी एक फॉरेस्ट टाइप है, और एक ड्राई रेसिडुअस फॉरेस्ट सिस्टम जितना कार्बन सिक्वेस्टर करती है अरावली में, उतना ही कार्बन वो वेस्टर्न राजस्थान का ग्रासलैंड्स करते हैं। तो उनका इम्पोर्टेंस फ्रॉम द एंगल ऑफ कार्बन एंड उनका इम्पोर्टेंस फ्रॉम द एंगल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भयंकर अच्छा है। मतलब आप वेस्टर्न फ्लाईवे पे पूरा वेस्टर्न राजस्थान का डेजर्ट्स आता है, और जिस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, पॉलिनेटर्स है, मेसोकार्निवोर्स है, ये एक बहुत सुंदर, तो डेजर्ट लैंडस्केप का संरक्षण हमारे एक महत्वपूर्ण काम है और हम करेंगे। ये तो एक साइड हो गया। दूसरा पार्ट है कि जहाँ हमारे बढ़िया जंगल है, आरावली एंड विंध्यान फॉर्मेशंस एंड ईस्टर्न प्लेटू, आपका रामगढ़, विषधारी, मुकुंदरा, रणथंभौर, धौलपुर, सरिस्का,
और बाकी जो अरावली के जंगल जहाँ जहाँ है, राइट अप टू उदयपुर रीजन में भी है, बीच में सीकर, झुंझुनू पूरा है ना। यहाँ आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में हमारे वाइल्ड लाइफ विंग ने अच्छा प्रयास किया है। खूब सारे नए कंजर्वेशन रिजर्व 30-35 बने हैं। नोटिफाई होना तो एक काम है, नोटिफाई करके उसको और पनपाना, उसको दीवार बनेगा, उसमें रीवाइल्डिंग होगी, उसमें हम तो चाहेंगे कि टूरिस्ट भी जाए, अगर वो इंटरेस्टेड है बिल्कुल जाए। हाँ, सो दैट इज़ अनदर एफर्ट विच वी शैल कंटिन्यू। हमारे प्रेडेसेसर्स जो भी कंटिन्यू किए, जो अच्छा एफर्ट्स किए, वी शैल कंटिन्यू ऑल दोज गुड एफर्ट्स। देयर इज़ नो हार्म इन एक्सेप्टिंग दैट गुड वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन डन, ये एक फैक्ट है। सेकेंडली, आपने मोनूमेंट्स और टेम्पल्स की बात किया। अगर आप रणथंभौर जाएंगे या सरिस्का गए, जिनको पता है, जिन्होंने देखा है, एक बहुत ही सुंदर फोर्ट है कांकवाड़ी। वो कांकवाड़ी का बड़ा सुंदर एक इतिहास है, बड़ा रोमांटिक छोटा सा बुटीक फोर्ट है। कभी उस पर कंजर्वेशन का काम भी हुआ है, बट वहाँ लोग जाते नहीं हैं तो देखभाल कम हो पाता है, तो वो वापस पुराना स्ट्रक्चर है, 300-400-500 साल पुराना है, तो टूट जाता है। इस तरह से रणथंभौर लैंडस्केप में करीबन 120-22 स्ट्रक्चर्स हैं जो वन विभाग का प्रॉपर्टी है, कुछ तो एएसआई का है। सबको हम कर नहीं पाएंगे, बट कुछ एक बावड़ी स्ट्रक्चर एज ए पार्ट ऑफ टूरिज्म एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए हम तो चाहेंगे हम उसका भी थोड़ा सा संधारण 100% ना हो पाए, बट वो कराए। इसमें आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स डिपार्टमेंट या किसी और एक्सपर्ट एजेंसी का सहायता लेना पड़ेगा, जो लेना पड़ेगा हम लें। और इस विषय में हम दोनों जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के एजेंसीज हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सपोर्ट उस हेरिटेज कंजर्वेशन में अगर वो दे पाते तो ये राजस्थान के लिए, राजस्थान में टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, राजस्थान में हेरिटेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सो इसका अगर वो थोड़ा संधारण हो जाएगा तो मेरा तो सोच है कि ये प्रदेश का हित में रहेगा। इको टूरिज्म को और ज़्यादा फ्रेंडली बनाने के लिए और उसमें थोड़ा सा लिबरल होने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है वरुण विभाग को। तो फॉरेस्ट पॉलिसी आ रही है, वो क्या उसके साथ समन्वित होकर के कुछ ऐसा होगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा भी मिले, क्योंकि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे रोज़गार मिलता है, स्थानीय लोग उससे किसी तरह से जुड़ते हैं फॉरेस्ट से। तो इसको लेकर के भी कोई काम होगा। और गाँव विस्थापन एक बड़ी चुनौती है, उसका भी कुछ बताइए प्लीज़। इको टूरिज्म में कई बार ये मेरे साथ दूसरे राज्यों को भी जो अधिकारी हैं उनसे बात होती रहती है कि इको टूरिज्म का मेरा जो सोच है इज़ एन एक्टिविटी जहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। इको टूरिज्म इज़ अबाउट एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लोग योगा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिल भी चला रहा है, कोई ट्रैकिंग कर रहे हैं, बर्ड वॉचिंग, हाइकिंग, पेंटिंग, कई तरह की एक्टिविटीज़ हो सकता है। तो एक तो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में एक्सेस से संबंधित वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बाहर जाना शायद हमें नहीं चाहिए। बट राजस्थान में 9% जो लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह तो 3-3.5% ही मात्र हैं, बाकी 6% फॉर सेंचुरीज नहीं है। वहाँ सिटीजन्स को एक्सेस की कैसे दिया जाए आसानी से। एक काउंसलिंग का एंगल तो रहेगा ही कि साहब आप प्लास्टिक ना पटक के आएँ, आप कांच का बोतल ना पटक के आएँ, आप कोई आग जला के बिना बुझाएं ना वापस आएँ। ये 3-4 चीज़ तो हमें काउंसलिंग करना ही पड़ेगा। बट हम चाहेंगे कि पोस्ट कोविड ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे जंगलों में जाएं। उसमें उसका एजुकेशन, इंटरप्रिटेशन वैल्यू बहुत अच्छा है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। कोई पैदल कोई चल रहा है, उनका दिल के लिए, उनके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे इस देश के नागरिक, प्रदेश के लोग जो घूमने आते हैं हमारे राजस्थान में, वो ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में जाए, जंगल ग्रासलैंड वो जाए, उसका आनंद ले, उससे कुछ सीखें। और वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ लोकल कम्युनिटीज़ में रोज़गार, कुछ ना कुछ इनकम ये होता है। और इको टूरिज़्म और एनी अदर टूरिज़्म, आई पर्सनली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग in strong collaboration with our tourism department, our art and culture departments। जो agencies और stakeholders उनके हैं वो हमारे भी stakeholders हैं। We would want the experience to be pleasant, we would want the experience to be nice। कोई सैलानी राजस्थान आके दुखी होके जाए हम बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे, और इसको करने के लिए जितना प्रयास करना पड़ेगा हम जरूर करेंगे। एक अंतिम सवाल और संक्षिप्त में उत्तर चाहूँगा उसका। अब चूंकि वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है, नए कॉन्जर्वेशन रिजर्व, नए टाइगर रिजर्व या नए लेपर्ड रिजर्व, इनकी कितनी प्रासंगिकता है और क्या इनमें वृद्धि संभावित है और उसके क्या उपयोगिता है, उसको लेकर के। हमारे जो कॉलीग्स हैं वाइल्ड लाइफ विंग में, उनका ये सोच है कि जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है
उसमें कहा गया है कि 5% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर आना चाहिए ना। नया नेशनल पार्क, नया सेंचुरी बनाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि देयर लॉट ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, सड़क चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गांव का विस्तार होता है, तो उतना आसान नहीं है। कॉन्जर्वेशन रिजर्व का एक एडवांटेज ये है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट लैंड को नोटिफाई किया जाता है। एक और प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी है कम्युनिटी रिजर्व। वे कोई भी ग्राम पंचायत अगर सारे हाउस होल्ड्स रिजॉल्व करते हैं तो वो उस वैसे रिजर्व भी बन सकता है। खैर हमारे पास अभी है नहीं। ये जो छोटे छोटे कॉन्जर्वेशन रिजर्व्स प्रदेश भर में कहीं कहीं हुआ है, ये एक अच्छी चीज़ है, इसलिए कि देखिए रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा में टाइगर या अदर लार्ज फॉर, सांबर हो गया, चीतल हो गया, जंगली सुअर हो गया, वो तो एक उसका इंटरप्रेटिव वैल्यू, उसको लोग जानते भी हैं, बट कम ही लोग जानते हैं कि वो डेजर्ट कैट और जंगल कैट में अंतर क्या होता है, डेजर्ट फॉक्स और बंगाल फॉक्स में अंतर क्या होता है, या उनका रोल्स। देखिए ये जो डेजर्ट का वेस्टर्न राजस्थान का फ्लोरा है, आज अगर बेर और जाल और इस तरह के इंडिजिनस प्लांट्स हैं, वो हैं बिकॉज उनका प्रोपागेशन होता है थ्रू दीज मेसोकार्निवोर्स। आज फॉक्स है, कैट है, तो बेड़ के पौधे हैं, बेड़ का पेड़ है। जिस दिन फॉक्स और कैट नहीं रहेगा, बेड़ भी खत्म हो जाएगा, खेजड़ी नहीं आ पाएगी, जाल नहीं आ पाएगी, खींप बुई कुछ नहीं रहेगा। ये सारे इंटरकनेक्टेड है। तो कंजर्वेशन रिजर्व एक न्यूक्लियस बनता है कुछ जानवरों का और कुछ पेड़ पौधों का, जिस न्यूक्लियस से हम कुछ मटेरियल, कुछ बीज, कुछ कटिंग्स लेके हम और बढ़ा सकते हैं। दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट माइक्रो रिजर्व्स। तो जितना इम्पॉर्टेंट रणथंभौर में टाइगर्स है, मेरे मन में उतना ही इम्पॉर्टेंट देशनोक ओरन का जंगल कैट है, या जैसलमेर में जब डेजर्ट कैट देखा जाता है या बस्टर्ड देखा जाता है, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आइकॉनिक है, उतना ही इंटरप्रेटिव वैल्यू है। सो कंजर्वेशन रिजर्व्स का एक महत्वपूर्ण रोल है, और हम करीबन 5% तो नहीं पहुँचे, 4-4.5% पहुँचे, पहले से काफ़ी बड़ा है, और विच हैज़ बिन बिकॉज ऑफ सम वेरी हार्ड वर्क बाई ऑफिसर्स इन द फील्ड एंड इन द हेडक्वार्टर्स। वो अरिजीत बनर्जी, वो अरिजीत दा जो अपना कैमरा उठा के एक यायावर की तरह, बंजारे की तरह निकल पड़ते थे जंगलों में, वो अभी भी वही अरिजीत रहेंगे, या यहाँ बैठ कर के भी उनको, मतलब ये कौन सा अरिजीत दा हावी रहेंगे या अरिजीत बनर्जी हावी रहेंगे? वर्क कम्स फर्स्ट ऑब्वियसली, बट मैं जयपुर में अकेला रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा और कोई शौक ना है ना, मैं कहीं जाता हुआ था हूँ नहीं, मैं पिक्चर भी नहीं देखने जाता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। तो अगर समय मिलेगा, हाँ, मैं कैमरा उठा के जा पाऊँ ना पाऊँ, दूरबीन उठा के तो जा ही सकता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए अरिजीत बनर्जी साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और जिस तरह का उनका आगमन हुआ है, ये पगफेरा निश्चित तौर पर आने वाले जो 29 महीने का इनका जो पूरा कार्यकाल है, फिजा बदलने वाली है जंगलात की। और निश्चित मानिए कि जो लोग इसी कमरे में बैठ कर के फाइल वर्क ज़्यादा करते थे, अब वो फील्ड में आपको ज़्यादा नजर आएंगे, और फील्ड में ज़्यादा नजर आएंगे तो वन और वन्यजीव संरक्षण और ज़्यादा पुख्ता भी होगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।